नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का बात करेंगे यहाँ पर। और चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 है जिसमें आपका सामान्य परिचय यहाँ पर दिया गया है, जनरल इंट्रोडक्शन। और इस वीडियो में बात करेंगे इंपॉर्टेंट सवाल वगैरह, जितने भी आपके सवाल बनते हैं सभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी का है, ठीक है। किसका भी है? इंडियन ज्योग्राफी का है। चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। आपको यहाँ बढ़िया ऑथेंटिक यानी कंटेंट मिलेगा और स्पीड में मिलेगा थोड़ा, ठीक है। मतलब आप रिवीजन जल्दी से जल्दी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल शुरू होता है और यहाँ टॉपिक होता है भारत की भौगोलिक अवस्थिति, ठीक है। सवाल पूछा गया भारत की अवस्थिति है, मतलब भारत लोकेटेड है तो किस में, मतलब अक्षांश वगैरह पूछा गया तो आपका हो जाता है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, तथा देशांतर में अगर बात करते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य में स्थित है। सी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है, या विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपका सवाल कई बार ये भी पूछा जाता है किस गोलार्ध में, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी, जो आपका देश के जो उत्तरी अक्षांश है, देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, मतलब भारत देश के मध्य से होकर गुजरती है। देश का उत्तर दक्षिण विस्तार आपका 3214 किलोमीटर तथा दक्षिण पूर्व पश्चिम आपका विस्तार 2933 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा आपका 15,200 किलोमीटर, कुल तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है लंबी है। इसका क्षेत्रफल आपका दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आप कुल तटीय सीमा कितनी हो चुकी है, वर्तमान में कितनी हो चुकी है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स में बताना। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका आपका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है, और जबकि जनसंख्या में चीन के बाद में विश्व में दूसरे स्थान पर हो जाता है। भारत की अवस्थिति पाई जाती है तो आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थिति हो जाती है, ठीक है। किस राज्य में औसत समुद्र तल से समुद्र संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है? किस राज्य में? तो केरल राज्य में आपका न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित हो जाता है। क्या है? तो केरल का कुड्डानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र को केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। केरल का कुड्डानाड यानी कुड्डानाडु प्रसिद्ध है किसके लिए? तो जस्ट अभी पढ़ा गया था, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है कुड्डानाड, ठीक है, केरल का। अगला सवाल देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि किसे सूर्य की निम्नलिखित स्थानों में से किसे सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी? तो श्रीनगर को कभी भी प्राप्त नहीं होंगी, बाकी मुंबई को, चेन्नई को, तिरुवनंतपुरम को प्राप्त होंगी। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा जिसे आप कर्क रेखा कहते हो, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसे आप मकर रेखा कहते हो, के मध्य में सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती हैं। अतः दिए गए विकल्प में श्रीनगर को सूर्य की सीधी किरणें कभी भी प्राप्त नहीं होती हैं। भारत में कन्याकुमारी स्थित है। कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर भैया? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी हो जाता है। कन्याकुमारी कहाँ है? भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। 9 डिग्री चैनल का अवस्थित है, तो 9 डिग्री चैनल आपका कवरती और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। कुछ यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल स्थित है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री, ठीक है। 9 लोग लक्ष्य बनाते हैं, ठीक है, 9 लोग लक्ष्य बना। मालदीव और मिनिकॉय के बीच में आपका 8 डिग्री, और भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी स्थित है, ठीक है। और कह रहा है कि कौन सा एक 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस से पृथक किया जाता है? तो अंडमान और निकोबार, जस्ट अभी पढ़ा गया था, लघु अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। तो यहाँ पर लघु अंडमान और कार निकोबार, तो अंडमान और निकोबार ये वाला उत्तर सही हो जाता है। कौन सा जो है अंडमान को निकोबार से पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक है। मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा जो है कौन बनाता है? मालदीव के साथ में जो समुद्री सीमा आपका भारत की समुद्री सीमा कौन बनाता है? तो 8 डिग्री चैनल बनाता है, ठीक है, मालदीव के साथ में बनाता है।
भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा हो जाता है, मतलब दूर से भी दूर, तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता है। चलिए, सबसे उत्तरी बिंदु आपका कौन सा होता है, इंदिरा कॉल होता है। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। और जिसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्शन पॉइंट की भी संज्ञा दी जाती है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कन्याकुमारी या केप कैमोरिन अंतरीप है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित आपका इंदिरा कॉल है। देश का सुदूर पश्चिमी बिंदु गुजरात के राज्य के गुहार मोता है, ठीक है, गौर मोता या गुहार मोती है। और पूर्वोत्तर जो बिंदु है अरुणाचल प्रदेश में कीबिथु है, ठीक है, कीबिथु हो जाता है। भारत के प्रादेशिक जलमार्ग का विस्तार है, तो प्रादेशिक जलमार्ग का विस्तार आपका तट से 12 समुद्री मील तक हो जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार भारत के समुद्री तट से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक स्थित है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। अविच्छिद मंडल या संलग्न क्षेत्र की दूरी आधार रेखा से 24 समुद्री मील और तक है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है। कौन सा एक जो राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ, तो ये हो जाता है कौन सा भैया, त्रिपुरा हो जाता है, ठीक है, त्रिपुरा हो जाता है। और अगला सवाल यहाँ पर अगर बात करते हैं, 3 ओर से त्रिपुरा घिरा हुआ है। यह भारतीय राज्य जो है असम और मिजोरम से भी जुड़ा है। 21 जनवरी 1972 को इसे मणिपुर मेघालय के साथ में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो आपको यहाँ पर बात करते हैं कि जो आपका जो त्रिपुरा है 1972 में बनता है, मणिपुर और मेघालय के साथ में बनता है। भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा देश के सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये हो जाता है पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल हो जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य में पर्वत प्रदेश, दार्जिलिंग जिला, मैदानी प्रदेश, निचला गंगा मैदान तथा प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है वर्धमान जिला तथा तटीय मैदान वाला प्रदेश कोलकाता तथा गंगा सागर सभी चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये आपका खत्म हुआ। अब बात करते हैं, दूसरा टॉपिक है कर्क रेखा एवं मानक समय रेखा, ठीक है, दूसरा टॉपिक की बात करते हैं। पहला सवाल पूछा गया है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का, सौराष्ट्र मतलब गुजरात में सूर्योदय का संभावित समय क्या हो जाएगा, तो 2 घंटे इसमें जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 7 बजे हो जाता है, 7 बजे हो जाता है, क्योंकि 2 घंटे का अंतर है यहाँ पर। और अगर बात करते हैं 1 डिग्री देशांतर जो 4 मिनट का अंतर जाता है, इसलिए 30 डिग्री देशांतर का अंतर आपका 4 से गुणा कराओगे 120 मिनट होगा, यानी 2 घंटे का अंतर हो जाता है। भारतीय मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। मानक रेखा से पूर्व की तरफ जाने पर समय में 1 डिग्री प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है, ठीक है। अच्छा, मानक रेखा से पश्चिम जाने पर 1 डिग्री प्रति देशांतर समय घटता है, ठीक है, घटेगा। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतर हो जाता है, 2 घंटे का अंतर हो जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, कर्क रेखा किन राज्यों से होकर जाती है, त्रिपुरा से होकर जाती है, मिजोरम से होकर जाती है, पश्चिम बंगाल से होकर जाती है, लेकिन मणिपुर से नहीं होकर जाती, तो मतलब 3 जिसमें है काट दो, ठीक है, तो कट गया, तो उत्तर आ गया आपका सी वाला उत्तर हो गया। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपका राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, कहाँ से, राजस्थान, गुजरात, एमपी, झार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि से होकर गुजरती है। मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित हो जाता है कौन सा, मणिपुर। किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तो मणिपुर से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो मणिपुर जो है उत्तर में स्थित हो जाता है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा जो है कौन कर्क रेखा के सबसे नजदीक हो जाता है, तो ये आपका मिजोरम का आइजोल जो है ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक हो जाता है, नजदीक पर स्थित है, ठीक है। बाकी इनका अक्षांश वगैरह देखा है यहाँ पर दिया गया।
तो यहाँ पर अच्छा दिया गया है कि आपका, ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर अगर बात करते हैं कि और पूछा गया कौन सा शहर कर्क रेखा में सबसे निकटस्थ हो जाता है, तो यहाँ पर आपका अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जबलपुर हो जाता है। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा जो कर्क रेखा के सबसे निकट हो जाता है, तो यहाँ पर आपका गांधीनगर हो जाता है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दिए गए हैं, ठीक है। जैसे आपका उत्तरी अक्षांश जो है 23 डिग्री 11 मिनट है जबलपुर, गांधीनगर है 23 डिग्री 13 मिनट, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट, रांची 23 डिग्री 11 मिनट और आपका भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। थोड़ा बहुत यहाँ पर याद रखना पड़ेगा आपको। अगला सवाल, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु कहाँ पर हो जाता है, तो मध्य प्रदेश में हो जाता है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु मध्य प्रदेश में स्थित है, जबकि जबलपुर से उत्तर की ओर में स्थित हो जाता है। देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाता है। अगर बात करते हैं जो ये आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है और के समय को मानक समय कहा जाता है, ठीक है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है, अतः ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हों तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजते हैं। यह रेखा देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कहाँ कहाँ, यूपी, एमपी, छत्तीस, उड़ी, आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश। यदि भारतीय मानक समय या उत्तर मध्याह्न है तो 182 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थलीय समय क्या होगा, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका 14:30 होगा, ठीक है। कैसे, क्योंकि जब भी आप पूरब की तरफ बढ़ोगे तो प्रत्येक 15 मिनट के बाद में स्थलीय समय में 1 घंटे की वृद्धि तथा यामोत्तर से पश्चिम की ओर जाने पर 15 डिग्री के बाद में स्थानीय समय में 1 घंटे का ह्रास यानी 1 घंटे की कमी होगी। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थलीय समय की बात करते हैं तो 120 डिग्री लिखा आपने, 82.5 डिग्री इसमें से घटा दिया, 23.5 डिग्री, 37.5 डिग्री पूर्वी देशांतर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराओगे 150 मिनट यानी 2.5 घंटे हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए। भारतीय मानक या समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, तो आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, यूपी से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं होकर गुजरती है, ठीक है। ओके, कौन सा एक स्थानीय जो स्थान भारतीय मानक यामोत्तर के सबसे निकट हो जाता है, सबसे निकट आपका मिर्जापुर हो जाता है। मिर्जापुर भारतीय मानक समय यामोत्तर के सबसे निकट हो जाता है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी जो है किस नगर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है, ठीक है। इलाहाबाद के नैनी से। सबसे पहले निकाय भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है, तो अरुण से ही होता है सूर्य, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना आपकी 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर हो जाती है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी सूर्योदय की पहली किरण निम्नलिखित में से किस देशांतर पर देखी है, तो आपका 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर देखी है। अच्छा, ये मतलब क्या है भाई, तो 21वीं, अच्छा सॉरी, ठीक है। भारत में 21वीं सदी का प्रथम सूर्योदय 92 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित ग्रेट अंडमान के सुप्रसिद्ध स्थल कटचल में देखा गया है, ठीक है। ओके 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 भाई, ओके। अगले सवाल पे बात करते हैं, कौन सा भारत का ग्रीनविच कहा जाता है। ग्रीनविच कौन सा स्थान जो है भारत का ग्रीनविच कहा जाता है, तो एमपी का जो उज्जैन हो जाता है उसे ग्रीनविच कहा जाता है, ग्रीनविच कहा जाता है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, प्राचीन काल से ही उज्जैन को समय की गणना के लिए केंद्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में जाना जाता है, इसलिए उज्जैन को भारत का ग्रीनविच भी कहा जाता है। मुगल काल में जयसिंह द्वितीय द्वारा उज्जैन, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, वाराणसी में वेधशालाओं का निर्माण भी कराया गया था। चलिए, अगला सी वाला टॉपिक है स्टेट और संघ शासित प्रदेश। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट सवाल क्या बनते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है किसका क्षेत्र, तो पंजाब का भाग यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, बाकी आपके यूपी का भी, राजस्थान का भी, हरियाणा के भी शामिल होता है यहाँ पर। चलिए,
आगे बात करते हैं। अगला सवाल है, अगला सवाल पूछा गया है, क्या भैया अच्छा खासा सवाल है, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो कह रहा है कि कौन से कथन सही है। तो भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत भाई। सातवां सबसे बड़ा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश हो जाता है। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, ये तो पॉइंट सही है। कर्क रेखा देश के बीच से होकर गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भाग में बांटती है, तो ये भी सही है। भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी पॉइंट आपका गलत है। तो आपका 2 और 3 वाला पॉइंट सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं, अगला सवाल की ओर। अगला सवाल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, चलो अगला सवाल है, पूरी पृथ्वी की भूमि के क्षेत्रफल की तुलना में भारत की भूमि कितनी है। 2.4% हो जाती है। कितनी भी है, 2.4% हो जाती है। यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा दिया नहीं गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन से कथन आपके कूट सही दिए गए हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, गलत भी है। 7वां बड़ा देश है, तो पहला वाला ही गलत हो गया। तो पहला गलत, जहाँ जहाँ काट दो ये कट गया, कट गया। आगे बात करते हैं। दूसरा कह रहे हैं, कराइया स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्ण कटिबंध पर इसमें स्थित है, ये तो अभी जो ऊपर करा गया था ये भी गलत है, ठीक है। और चौथा कह रहा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय के निर्धारण के लिए किया जाता है, एकदम सही बात है, लल्लन टॉप बात है। तो आपका 2 और 4 पॉइंट सही है, ठीक है। भारत के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, बिल्कुल सही है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा राष्ट्र है, सही है। इसकी भूमि जो है, भूमि सीमा का विस्तार आपका 15,200 किलोमीटर है, सही है। यह सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य, अरे नहीं भैया, अरुणाचल राज्य में देखने को मिलता, तो डी वाला ही गलत हो जाता है। अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपका हो जाता है। सबसे छोटा आपका कौन सा हो जाता है। सबसे छोटा भैया कौन होगा। तो क्षेत्रफल के मामले में अगर बात करते हैं, सबसे छोटा आपका यहाँ पर अगर बात करते हैं, वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो यानी सबसे बड़ा कौन सा ये हो गया, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा आपका लक्षद्वीप हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य, सही है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य, ये भी सही है। तमिल लक्षद्वीप की सरकारी भाषा है। सिलवासा दादर नगर हवेली की राजधानी है। तो आपका कौन से आपके सही है। तो 2 और 4 वाला पॉइंट सही हो जाता है। दूसरा और चौथा पॉइंट सही है, बाकी आपके गलत हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं क्यों गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर स्टेट की बात करते हैं तो गोवा हो जाता है, और गोवा है, इसका क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाता है। सिक्किम की कुल जनसंख्या 61,577 है। लक्षद्वीप की सरकारी इतने तो हमारे यहाँ पे भर्ती निकलती हैं, ठीक है। लक्षद्वीप की सरकारी भाषा तमिल ना होकर मलयालम अंग्रेजी है, ठीक है। दादर नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। वर्तमान में दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय के बाद में इसकी राजधानी दमन हो गई है। ध्यान रखना भैया, क्या हो गई है, दमन हो गई है, ठीक है। किसकी, दादर नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद में इसकी राजधानी दमन हो गई। कौन सा शहर भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है, ठीक है। तो असम की राजधानी गुवाहाटी है। झारखंड की रांची है। रायपुर किसी की नहीं है, ठीक है। शिलांग तो है, ठीक है। शिलांग किसकी है, तो शिलांग हो जाती है भाई साहब, किसकी है, तो मणिपुर की तो इम्फाल हो जाती है। असम की गुवाहाटी, ठीक है। और फिर उसके बाद में असम की दिसपुर हो जाती है, ठीक है। शहर के भीतर में स्थित है। कोलकाता के पूर्वी, हाँ ठीक है, ओके। गुवाहाटी असम में हो जाती है, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी छत्तीसगढ़ रायपुर ये आते हो तो, ठीक है। झारखंड रांची, ठीक है। और यहाँ पर गुवाहाटी नहीं, गुवाहाटी असम की राजधानी तो दिसपुर है, ठीक है। और ये गुवाहाटी तो शहर हो जाता है, इसलिए आपका दूसरा वाला उत्तर सही हो जाता है, ओके। अगला,
यहाँ पर कह रहा है कि मैच कराना है, तो असम की राजधानी क्या हो जाती है? दिसपुर। नागालैंड की आपकी कोहिमा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाती है। मेघालय की शिलांग हो जाती है, ठीक है। ओके, तो मिल गया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। चलिए ठीक लेते हैं। अगला, भारत के निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में बताना है। तो अगर आपको ये एक सिंपल सा सवाल है, सबको पता है, बच्चे को पता है, क्या पता है? तो बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे को पता होना चाहिए। तो अगर बात करते हैं सबसे बड़ा स्टेट कौन सा, आपका राजस्थान हो जाता है, फिर उसके बाद में एमपी हो जाता है, फिर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है। बस हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बच्चे को पता है। कैसे? राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बस हो गया काम। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा आपका क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाता है? तो सबसे बड़ा आपका अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि इसका आंसर बदल गया है, ठीक है, बदल गया है, तो आपको ये रहा आपका 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव, दादर नगर हवेली का विलय हो गया। इसका कुल क्षेत्रफल आपका इतना हो गया 620 वर्ग किलोमीटर हो गया, 602 वर्ग किलोमीटर हो गया। तो सबसे बड़ा आपका कौन है? तो अभी भी तो यार बड़ा है अंडमान निकोबार, ठीक है, क्षेत्रफल। दोस्तों इसका आंसर जो अब अगर लगाना होगा तो आपको सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में वो लद्दाख है। कौन सा भैया? लद्दाख यूटी हो गया है, ठीक है, लद्दाख। फिर उसके बाद में अंडमान निकोबार आएगा, ठीक है। तो वर्तमान का आंसर आपको याद रखना है, ललन टॉप बात है, अच्छी बात है। चलिए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। अगला सवाल बात करते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इस सिक्किम से जुड़े हुए कौन से कथन है, ठीक है। सिक्किम से तो कह रहा है कि 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था, बिल्कुल सही है। इसे प्राकृतिक वनस्पति का स्वर्ग माना जाता है, सही है। इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, तो ये भी आपका सही है। तीनों पॉइंट आपके सही हैं, तीनों पॉइंट आपके सही हैं। तो 1974 में आपका क्या होता है, सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन द्वारा शहर राज्य के रूप में भारत का अंग बनाया गया। 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में यह भारत का पूर्ण राज्य बन गया। यहाँ के मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं। इसे प्राकृतिक वनस्पतियों का स्वर्ग माना जाता है। यह भारत का पहला जैविक राज्य भी है, जैविक कृषि राज्य भी है, ठीक है। अब बात करते हैं, टॉपिक है आपका सीमावर्ती देशों के बारे में, यहाँ पर पढ़ेंगे क्या, सीमावर्ती देशों के बारे में पढ़ा जाएगा। तो कैसा लग रहा वीडियो? आपको स्पीड में थोड़ा करा रहे हैं, तो आपको अच्छी बात है, समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो इस म्यांमार से सीमा साझा करने वाले अरुणा मामी से याद कर सकते हो, अरुणा मामी से याद कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आसाम, ठीक है, आसाम नहीं लगता है। बाकी आपके अरुणाचल प्रदेश मतलब नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये सब आपके सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अरुणा मामी से आपको बात कर रहे थे, वही आपकी चीज यहाँ पर समझना चाहिए। बाकी तो ये सबको पता है कि भारत और जो है भारत के उत्तर पश्चिम पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, उत्तर में आपका चीन, नेपाल तथा भूटान, और पूर्व में आपका म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके बांग्लादेश के साथ में 4096 सीमा साझा होती है। सबसे छोटी आपकी 106 किलोमीटर आपके अफगानिस्तान के साथ में साझा होती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की आपकी लंबाई वगैरह अगर यहाँ पर देखना चाहते हैं तो ये बांग्लादेश 4096 किलोमीटर जीरो लाइन कहा जाता है, और इससे आपके जो 5 राज्य सीमा साझा करते हैं, ठीक है। कौन से हैं आपके? पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम हो जाता है, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, वही चीन जो है, चीन, ठीक है, चीन का सब कुछ माल डुप्लीकेट होता है। 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। इससे आपके लद्दाख है, और आपका 4 राज्य एक केंद्र एक यूटी सीमा साझा, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के जो 2333 है, और यह रेड क्लिफ रेखा है 1947 में बनती है। 3 राज्य एवं 2 यूटी हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, और आपका लद्दाख से सीमा साझा करता है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो 1751 इसके साथ में सीमा साझा होती है। 5 राज्य हैं, जैसे आपके यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, उत्तराखंड से सीमा साझा होती है। फिर आपके म्यांमार के बारे में बात करते हैं, 1643 किलोमीटर है, इंडो बर्मा सीमा है, और 4 राज्य अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। भूटान के साथ में आपका भी 4 राज्य होते हैं, 699 किलोमीटर सीमा साझा होती है।
और यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है और असम के साथ में सीमा साझा होती है। ठीक है, अफगानिस्तान की बात करते हैं यहाँ पर, तो 106 किलोमीटर दूरंड रेखा होती है। एक केंद्रशासित प्रदेश ही केवल सीमा साझा करता है, कौन सा है, वो है आपका लद्दाख हो जाता है। कह रहा है कि कौन सा आपका बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता, तो मणि बंगले में कभी नहीं रखी जाती है, तो ये आपका मणिपुर ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता है तो मणिपुर नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मिजोरम की सीमा बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगी है, त्रिपुरा की सीमा बांग्लादेश से लगी, मणिपुर और नाग जो है म्यांमार से सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्य कौन से सीमा साझा करते हैं, तो अरुणामामी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाते हैं। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित हो जाती है। ठीक है, ये भी आपका उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38 डिग्री अक्षांश है, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 डिग्री अक्षांश है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा हो जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा हो जाती है, तो आपके रेड क्लिफ रेखा हो जाती है। छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ में नहीं लगती है, बिहार के साथ में नहीं लगती है, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ में लगती है। भारत के करा की कौन से पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो आपका पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, गुजरात के साथ में आपका सीमा साझा करते हैं। हिमाचल के साथ में नहीं होती है। ठीक है, हिमाचल के साथ में नहीं होती है सीमा साझा। चलिए अगले सवाल पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं कौन सा सही है, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगी है, बिल्कुल सही बात है। भोपाल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, गलत बात है। पंजाब राज्य की सीमा कहीं भी जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है, गलत है। लगती तो है, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी राष्ट्रीय पार्क नहीं है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की सीमा जो है सीमा 7 राज्यों से लगी थी, किंतु छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के कारण मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से होकर आपकी लगती है। कौन से, आपका उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगी है। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 2 राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर, नामदफा और आपका नामदफा और कौन से हैं, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान जो है। पंजाब राज्य की सीमा जम्मू कश्मीर से मिलती है। ठीक है, कह रहा है कि 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है, तो आपका त्रिपुरा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय। 3 ओर से आपका से घिरा हुआ, तो बांग्लादेश से घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं अन्य तथ्य इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। यहाँ पर सवाल बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इधर बीच दिए गए हैं, इधर आपके मतलब आपके ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये आपके मिलाना है, तो कोलवा बीच है आपका गोवा में मिलेगा, मंगलोर आपका गुजरात में, मांगरोल ठीक है कन्नूर केरल में मिलेगा, बखाली आपका बंगाल ठीक है, बखाली बंगाल में मिलेगा। तो कोलवा कहाँ मिलेगा, गोवा में, मांगरोल कहाँ, गुजरात में, कन्नूर कहाँ, केरल में, बखाली कहाँ, पश्चिम बंगाल में मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कह रहा है कि कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऋषपत्तनम, सारनाथ ये तो सही है। दशपुर आपका मंदसौर अभिलेख से संबंधित है। ठीक है, मतलब प्राचीन नाम है। ठीक है, और फिर महोदय कन्नौज ठीक है, बनवासी जो है तालकंड नहीं, यही वाला गलत है, तो देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर ऋषपत्तनम या मृगदाओं सारनाथ का नाम है, दशपुर मंदसौर का नाम है, कान्यकुब्ज या महोदय जो महोदया कन्नौज का नाम है, जबकि आधुनिक तालकांड का प्राचीन नाम बनवासी दिया गया है, जबकि सम्मिलित नहीं है। बनवासी कर्नाटक राज्य के उत्तर में स्थित कन्नड़ जिले में मंदिरों वाला एक कस्बा है, इसकी सीमा शिवमोगा जिले से लगती है। अच्छा, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, बदरपुर आपका दिल्ली सही है, हरदुआगंज उत्तर प्रदेश में, उतारन आपका गुजरात में, पारस जो है ये आंध्र प्रदेश में नहीं है। ठीक है, तो पारस है कहाँ पर देख लेते हैं भाई।
तो बदरपुर दिल्ली में स्थित है, हरदुआगंज यूपी में अलीगढ़ के पास में स्थित है। यहाँ से 50-50 मेगावाट क्षमता की 2 विद्युत यूनिटें जो हैं स्थापित की गई हैं। उतारन गुजरात में स्थित है, जबकि पारस आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है या महाराष्ट्र के अकोला जिले में स्थित है। तो पारस कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। हरदुआगंज यूपी में, बदरपुर कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। ये आपको बताना है, तो ये मैच कराना है, तो मैच करना दिल्ली कैसा है, तो दिल्ली हो जाता है, दिल्ली हो जाएगा आपका कैसा है? अर्ध शुष्क हो जाता है। मुंबई कैसा हो जाएगा? उष्ण आर्द्र हो जाता है। जोधपुर कैसा होगा? तो जोधपुर आपका शुष्क हो जाता है। शिलांग कैसा हो जाता है? शिलांग आपका आर्द्र हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको वर्षा वगैरह ज्यादा होती है, तो शिलांग आर्द्र हो जाएगा। जोधपुर कैसा? शुष्क हो जाएगा। मुंबई उष्ण आर्द्र, और दिल्ली आपका आर्द्र शुष्क हो जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में बोला गया है पर्वतीय, पठारी और मैदानी क्षेत्र। कौन कौन से भैया? पर्वतीय, पठारी, मैदानी क्षेत्र। इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर कौन कौन से सवाल बनते हैं वो सभी सवाल यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलिए, पहला सवाल पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों के बारे में। पहला सवाल, करेक्ट कौन सी एक चोटी है जो भारत में नहीं है? ठीक है, तो आपका नामचा बरवा क्या है? नहीं है। नंगा पर्वत है? हाँ है, नंगा पर्वत तो है, और कामेत भी है उत्तराखंड में। तो गुरला, मंदाता और नामचा बरवा पर्वत ये नहीं है। तो देख लेते हैं। गुरला मंदाता चोटी भारत में स्थित ना होकर तिब्बत यानी मानसरोवर झील के पास में स्थित है, हिमालय की एक पर्वत है। जबकि नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश में और तिब्बत की सीमा के पास में स्थित है। कामेत जो है उत्तराखंड के पास में गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर के पास में पाक पीओके में है। कहाँ पर? पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है नंगा पर्वत। मैकाल रेंज कहाँ से स्थित है? तो मैकाल आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मैकाल। राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी, सतपुड़ा का ही पूर्वी विस्तार है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी? धूपगढ़ हो जाती है। निम्नलिखित में से किसके मध्य में लेह स्थित है? तो लेह आपका लद्दाख और जास्कर के बीच में स्थित है। लेह किसके बीच में स्थित हो जाता है? लेह आपका जास्कर और लद्दाख के बीच में स्थित हो जाता है। चलिए, यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। पहाड़ी पर्वत हैं और यहाँ पर मैच कराना है, ठीक है, मैच कराना है, तो इनको मैचिंग ही देख लेते हैं सीधे। तो बटेश्वर पहाड़ी कहाँ मिलेगी? भागलपुर बिहार में मिलेगी। बिल्लारी कर्नाटक। चिन्ह मणिपुर। धोशी कहाँ की है? महेंद्रगिरी हरियाणा में मिलेगी। धोशी जो पहाड़ी महेंद्रगिरी हरियाणा में मिल जाएगी, ठीक है। कौन सा हिमालय पर्वत में स्थित है? कौन सी आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हिमालय पर्वत में स्थित है? चोऊ और लाहोत्से जो हैं, ठीक है। अन्नामलाई तो आपका तमिलनाडु में मिलेगी। सिरुमलाई भी उधर मिलेगी। तो ये 1 और 2 आपके सही हो जाते हैं। चोऊ पर्वत दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8201 मीटर हो जाती है। तिब्बती भाषा में चोऊ का अर्थ होता है फिरोजा देवी। अच्छा, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। चोऊ और लाहोत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में स्थित है। सिरुमलाई आपका पूर्वी घाट में स्थित है। कौन सी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाती है? तो पीर पंजाल हो जाती है, ठीक है। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है तो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। अगला, कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी में स्थित है वे हैं, तो कुल्लू घाटी आपका धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित हो जाती है। हिमालय में त्रिशूल शिखर के बारे में कौन सा सही है? तो ये उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है, सही है। या चोटी 7500 मीटर से भी अधिक ऊंची है, तो दोनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। सॉरी, ठीक है, दोनों नहीं, एक सही, ओनली वन, क्योंकि इसकी जो चोटी ऊंचाई 7120 है, उन्होंने 75 लिखा है, ठीक है, गलत हो गया। और
यहाँ पर अगर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848.86 है, ठीक है, मीटर है। K2 गार्डविन ऑस्टिन 86 है, कंचनजंगा 85 86 है और मकालू 84 81 है। अब यहाँ पर मैच कराना है तो नागालैंड की आपकी सारामती हो जाती है सबसे ऊंची चोटी, राजस्थान की धूपगढ़ हो जाती है, मध्य प्रदेश की कौन सी, तो मध्य प्रदेश की तमिलनाडु की अपनी दोदा बेटा हो जाती है, मध्य प्रदेश की गुरु शिखर हो जाती है क्या, तो कोई गलत हो गया क्या भाई, तो राजस्थान की, सॉरी, ठीक है, राजस्थान की गुरु शिखर हो जाती है। देखो तमिलनाडु दोदा बेटा ये तो सही है, नीलगिरी, ठीक है, राजस्थान गुरु शिखर अरावली, नागालैंड सारामती, ठीक है, मध्य प्रदेश धूपगढ़, मध्य प्रदेश में धूपगढ़ है, सॉरी, ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो अरावली कहाँ पर, राजस्थान में मिलेगी, ठीक है, राजस्थान में मिलेगी। अगला सवाल है, वहीं अगर बात करते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर तक फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। 600 से लगभग 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका गुरु शिखर हो जाती है। अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए, दिए गए आपका जो श्रेणियां हैं उनको बताना है। तो दक्षिण से मतलब नीचे से इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। ऊपर से कैसे याद करते हैं, क, ले और जा, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो पहले आपका तो यहाँ पर कौन हो जाता है, तो पीछे से देख लो, मतलब दक्षिण से देख लो, दक्षिण से जस्ट क्या हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, धौलाधर, ठीक है, बस ऐसे ही मैच करा लो। कौन सा पर्वतीय क्रम सबसे पुराना हो जाता है, तो अरावली हो जाता है, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन सेल का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल का है, ठीक है। अगला पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण आपको बताना है, उत्तर से दक्षिण बताना है, ठीक है। तो नंदा देवी उत्तराखंड में, फिर दोदा बेटा अनाईमुड़ी, ठीक है, उत्तर से दक्षिण बताना है। तो देखो, तो K2 कश्मीर में मिलेगी, नंदा देवी उत्तराखंड में, दोड्डा बेटा तमिलनाडु में, अनाईमुड़ी केरल में मिलेगी, बस हो गया काम। K2 कहाँ, कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, दोड्डा बेटा तमिलनाडु में और अनाईमुड़ी आपका केरल में मिल जाती है। तो आपको बस कर लेना। तो जैसे आपका K2 कहाँ मिलेगी, K2 कश्मीर में, नंदा देवी उत्तराखंड में, ठीक है, अनाईमुड़ी आपका केरल में और दोड्डा बेटा तमिलनाडु में मिल जाएगी, ठीक है। कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित होता है, तो सतलज और काली के बीच में स्थित होता है। तो आपको ऐसे याद कर सकते हो, कैसे, तो सिस्का टीवी, ठीक है, सिस्का टीवी से याद कर सकते हो, सिंधु और सतलज काली, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो देखो, पंजाब हिमालय जो है सिंधु और सतलज के मध्य में है, कुमायूं हिमालय सतलज काली, कुमायूं काली, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता, ठीक है, ओके, और असम हिमालय जो है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में फैला हुआ है। चलिए, यहाँ पर कुछ आपके मैच कराना है। नंदा देवी कहाँ पर मिलेगा, उत्तराखंड में मिलेगा। अगस्त मलाई कहाँ मिलेगा, अगस्त मलाई में केरल में। मेघालय में आपका बात करते हैं नोकरेक, दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है, ओके। बृहद हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय को हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसका आंतरिक भाग आर्कियन शैल यानी ग्रेनाइट, नीश और शिष्ट चट्टानों तथा सिरे एवं पार्श्व भाग कायांत्रित और शादी शैलों से निर्मित है। कायांत्रित और शादी शैलों से निर्मित है। संसार की सर्वाधिक जो ऊंची चोटियां इसी श्रेणी में पाई जाती हैं, किसमें, बृहद हिमालय में पाई जाती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा भारत में, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, नंदा देवी, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ आदि
एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते थे, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। नेपाल में इसे सगरमाथा भी कहा जाता है। ठीक है, ओके, सगरमाथा भी कहा जाता है। कौन सी सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो आपकी हिमाद्री श्रेणी है जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हो जाती है। चलिए अगले सवाल पे, हिमालय पर्यायवाची है, तो हिमालय पर्यायवाची है महान हिमालय का पर्यायवाची नंदा देवी कहाँ पर? उत्तराखंड में हो जाता है। ठीक है, किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ होती हैं? तो इलायची पहाड़ियाँ तुम मिलोगे तो इलायची दे देंगे, तो तमिलनाडु में स्थित है। कार्डमम की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम तथा केरल के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में अवस्थित होती हैं। ये केरल एवं तमिलनाडु के बीच में सीमा बनाती है पर स्थित है, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित है, जबकि आयोग ने इसका विकल्प ए सही माना है। अच्छा, तो मतलब कार्डमम आपके केरल में स्थित है। ठीक है, लेकिन आयोग ने क्या माना है? तमिलनाडु में माना है। ठीक है, कार्डमम पहाड़ियाँ किनके सीमाओं पर हैं? तमिलनाडु और केरल की सीमाओं पर स्थित हो जाती हैं। सी वाला सही है। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है? तो कार्डमम पहाड़ियाँ हो जाती हैं। कौन सी? कार्डमम पहाड़ियाँ। इलायची पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणी पहाड़ियाँ हो जाती हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के बारे में अगर बात करते हैं, जस्ट अभी देखो स्टेटमेंट में सवाल आ गया। ठीक है, तो हिमालय जो है का बात करते हैं। हिमालय जो है मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है। ठीक है, मुख्य हिमालय जो है उसकी जो परतदार चट्टानें हैं वो जीवाश्महीन है। ठीक है, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों से समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। लघु में तो मिलेंगे। ठीक है, बाह्य हिमालय व शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, तो ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जस्ट अभी ऊपर भी पढ़ा गया था। ठीक है, मुख्य जो हिमालय श्रेणी का आंतरिक भाग अजैविक चट्टानों से बना हुआ है, जिसके ऊपर परतदार चट्टानों की परत थी, परंतु अपरदन के कारण वर्तमान समय में परतदार चट्टानें पूरी तरह नष्ट हो गई। ये चट्टानें ग्रेनाइट, नीश, शिस्ट आदि के रूप में मौजूद हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। तब बाह्यतः शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हैं। तो 1, 2, 3 सही हो जाते हैं। अगला, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व मतलब इधर से पूर्व की ओर स्थित ऐसे बताना है। ठीक है, तो सममय छो। ठीक है, सतपुड़ा महादेव में काल छोटा नागपुर। ठीक है, सतपुड़ा महादेव में काल छोटा नागपुर। दूसरा वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है, सतपुड़ा महादेव में काल छोटा नागपुर। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर सरोवरी मैदान का उदाहरण है। सरोवरी मैदान किसी पूर्ववर्ती झील के स्थान पर निर्मित मैदान जो मालवा के जमा होते रहने से उसकी तली में स्थान होने तथा जल के सूख जाने के परिणाम स्वरूप बनता है। कंचनजंगा शिखर स्थित है। कंचनजंगा भारत में स्थित है। यहाँ पर मैच कराना है। स्टेट है, सबसे ऊंची चोटी है तो आपका तमिलनाडु की आपकी क्या हो जाती है? जैसे आपकी नागालैंड की आपकी क्या? सारामती हो जाती है। उत्तराखंड की आपकी कौन सी हो जाती है? नंदा देवी हो जाती है। ठीक है, तमिलनाडु की तोता बेटा और केरल की अनाईमुड़ी हो जाती है। ओके, मिल गया। केरल की अनाईमुड़ी, नागालैंड की सारामती, उत्तराखंड की नंदा देवी, तमिलनाडु की तोता बेटा हो जाते हैं। पश्चिमी घाट के संबंध में कौन से कथन आपके सही हैं? ठीक है, कह रहा है कि यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। बिल्कुल है। यह पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसका पूर्वी ढाल जो है पश्चिमी घाट का। ठीक है, इस तरीके से नहीं, जो है इस तरीके से पश्चिमी घाट। तो कह रहा है कि पश्चिमी घाट है वो नीचा होता हुआ पठार है। सही है। इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। तो तीनों पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? पश्चिमी घाट एक भ्रंशोत्थ पर्वत है जिसका विस्तार उत्तर में ताप्ती पर्वत के मुहाने से लेकर
दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक एक पाया जाता है, जिसके पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ एक पठार है। उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित। पश्चिमी घाट एक वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है, वरन प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भ्रंश कगार है, जो कि अफ्रीका से भारत के अलग होते समय उत्पन्न हुआ था। हिमालय की चोटियों के पूर्व से पश्चिम की ओर में सही क्रम बताना, मतलब पूरब से पश्चिम, इधर से इधर बताना है, ठीक है। तो सबसे पूरब में आपको कौन सी देखने को मिलेगी? तो पूरब में आपको नामचा बरुआ, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी। नंदा देवी अगर बात करते हैं उत्तराखंड में, तो ये आपका सबसे पश्चिम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हाँ सही हो जाएगा, ठीक है। तो डी वाला उत्तर सही हो जाता है। कैसे? तो लिस्टों यहाँ पर हो जाता है नामचा बरुआ, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी हो जाता है, ठीक है। डी वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। अगला सवाल, उत्तर प्रदेशी हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाता है? तो आपका नंदा देवी हो जाता है, क्योंकि पहले उत्तराखंड अपने ही था, ठीक है। क्योंकि पहले उत्तराखंड बाद में अलग हुआ, सन 2000 में अलग हुआ। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब उत्तर से आपका दक्षिण बताना है। तो वही आपको याद रखना है, क्या कलेजा से याद रखना है, कलेजा से। तो काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर आपका फिर आपका पीर पंजाल, फिर आपका धौलाधर हो जाता है। तो आपका 4 और 2 4 3 1 हो जाता है। अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो देखो पीर पंजाल, पीर कहाँ होगी? तो लघु में होगी, लघु में पीर होगी, ठीक है, लघु में पीर हो जाएगी। तो पोटवार जो है वो पाकिस्तान का पठार है, कुमायूं में नहीं है। केटू काराकोरम हो जाता है, काराकोरम में। करेवा मिट्टी कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगी। तो आपके ये पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं। तो यहाँ पर पीर पंजाल लघु हिमालय में मिलेगा, ठीक है। दोस्तों अगर बता दें आपको पीडीएफ लेना है, तो आपका पीडीएफ हाफ पे जाना टेलीग्राम पे, वहाँ पर मिल जाएगा। एक सर हैं उनकी, जो वहाँ पर मिल जाता है, वो डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीर पंजाल लघु हिमालय, ठीक है। पोटवार आपका पाकिस्तान पठार, केटू जो है काराकोरम की पर्वत चोटी हो जाती है। करेवा जो हो जाती है कश्मीर घाटी में उपजाऊ मिट्टी हो जाती है, जहाँ पर केसर वगैरह होता है। अच्छा, कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? तो मांडो पहाड़ियाँ जो है ये आपका नहीं है। बाकी सतमाला, हरिश्चंद्र श्रेणी, बालाघाट श्रेणी, ये सभी यहाँ पर स्थित हो जाती हैं। मांडव की पहाड़ियाँ आपका गुजरात में स्थित हो जाती हैं। कहाँ पर? गुजरात में स्थित हो जाती हैं। अगला, पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बताना है, मतलब आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बताना, दक्षिण से उत्तर की ओर मतलब इधर से इधर की ओर आपको बताना है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? तो दक्षिण में सतमाला हो जाएगी, फिर आपका कैमूर हो जाएगी, फिर आपका नागा पहाड़ी हो जाएंगे, फिर आपका पीर पंजाल हो जाएगी, पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल कहाँ मिलेगी? तो लघु हिमालय में मिलेगी, ठीक है। तो सतमाला पहाड़ियाँ जो है महाराष्ट्र में मिलती हैं। महान लोग माला पहनते हैं, सत्य का माला, ठीक है, सतमाला, जो कि राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊपरी शाखा है। कैमूर पहाड़ियों का विस्तार मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तक है। विघ्न पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा है। पीर पंजाल लोग हिमालय के सबसे पश्चिम में स्थित पर्वत चोटी है और जम्मू कश्मीर से अलग करती है, ठीक है। यह जम्मू को कश्मीर से अलग करती है, कौन सी? पीर पंजाल वाली। सवाल कई बार पूछा गया। नागा पहाड़ियाँ जो है नागालैंड में है। इसकी सर्वोच्च शिखर आपकी सारामती हो जाती है। भारत और म्यांमार की सीमा पर लगने वाली सर्वोच्च जो लगने वाली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। अब यहाँ पर मैच कराना है, तो दोदा बेटा जो हो जाता है वो आपका वो कहाँ हो जाएगा, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। दूसरा वाला माउंट आबू आपका राजस्थान में, और राजस्थान में मिलेगा तो आपका अरावली पहाड़ियों पे मिलेगा, ठीक है। अमरकंटक और फिर
अमरकंटक मैकाल, फिर त्रिशूल हिमाचल प्रदेश। देख लेते हैं एक बार सही है कि नहीं। त्रिशूल हिमाचल प्रदेश एकदम सही। ललन टॉप माउंट आबू अरावली राजस्थान, ठीक है। फिर अमरकंटक मैकाल श्रेणी और दोडा बेटा नीलगिरी पहाड़ियाँ हो जाती हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर राज्य पूछे गए हैं, ठीक है। तो गारो, फिर आपका मिरी, और फिर कोल्ली मलाई, फिर कोल्ली मलाई तो तमिलनाडु से लगा दो सीधे, मलाई लाई, ठीक है। डालमा आपका, ठीक है। तो आपका थोड़ा इसको हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका। तो गारो तो आप पता है मेघालय में, ठीक है। मिरी आपका है अरुणाचल प्रदेश, कोल्ली मलाई देखो ना तमिलनाडु, डालमा है झारखंड, डालमा झारखंड, ठीक है। ओके। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? तो आपका ये हो जाती है नीलगिरी की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, ठीक है। ओके। नीलगिरी भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है जिसका विस्तार केरल कहाँ कहाँ है, ऐसे सवाल भी पूछा गया है। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। इसी पर्वतमाला में पूर्वी और पश्चिमी घाटों का संगम होता है। इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा हो जाती है, ठीक है भाई। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाती है? अनाईमुड़ी हो जाती है। कौन सी अनाईमुड़ी? अनाईमुड़ी जो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अनाई अन्ना, अनाई अन्ना, ठीक है। इसकी ऊंचाई 2995 मीटर है। प्रायद्वीपीय की सबसे जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, ठीक है। दो मतलब पहली अनाईमुड़ी, दूसरी दोदा बेटा है जो तमिलनाडु की नीलगिरी पर स्थित हो जाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अनाईमुड़ी हो जाती है। दूसरी कौन सी? दोदा बेटा हो जाती है। कौन सा पटकोई पहाड़ियों से संबंधित राज्य नहीं है? तो त्रिपुरा नहीं है पटकोई पहाड़ियों से। पटकोई पहाड़ियों का विस्तार आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में है। त्रिपुरा राज्य से संबंधित नहीं हो जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर पर्वत श्रृंखलाओं पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहलाती हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ यह पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर 1600 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैच कराना कह रहा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ये देखो गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में है, ठीक है। मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में है। मांडो कहाँ? गुजरात में। नल्ला मलाई आपका आंध्र प्रदेश में, और शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। शेवराय तमिलनाडु में हो जाती हैं, नल्ला मलाई आंध्र प्रदेश में, मांडो पहाड़ियाँ गुजरात में हो जाती हैं। इन्होंने लिखा क्या? इन्होंने लिखा महाराष्ट्र, ठीक है। इसलिए यहाँ पर गलत हो जाता है। अगला सवाल, नंगा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाता है। नंगा पर्वत कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाता है, ठीक है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग स्थित है। जवाहर सुरंग आपका पीर पंजाल श्रेणी से संबंधित हो जाती है। जवाहर या बनिहाल सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी 44 पर बनिहाल और काजीगुंड के बीच में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। इसका निर्माण 1954 में आरंभ हुआ था। 2.885 किलोमीटर लंबी सुरंग वर्ष भर जम्मू और श्रीनगर के बीच में यातायात सुलभ करती है, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो चोटी स्थित है उसका नाम है सैडल पीक हो जाती है, ठीक है। सैडल पीक, ओके। कौन सा भारत में अवस्थित नहीं है? इनमें से कौन है जो भारत में नहीं है? नंदा देवी तो है, कामेत भी, त्रिशूल भी, गोसाई थान नहीं है। कुमायूं हिमालय में बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल, माना, गंगोत्री और नंदा देवी, कामेत आदि चोटियां हैं, जबकि गोसाई नाथन चीन में स्थित है। गोसाई थान चीन शिखर जो चीन में स्थित है, ओके। आगे बात करते हैं सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाती है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन हो जाती है। शिवालिक श्रेणी हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी हो जाती है। यह पंजाब में पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है। इसका विस्तार, इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन तथा निम्न प्लीस्टोसीन काल माना जाता है। यह बालू, कंकड़ तथा संपीडनात्मक शैल की मोटी परतों से निर्मित है। कौन सी? शिवालिक वाली। कहाँ मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी शिवालिक जो है ये पोतवार बेसिन के दक्षिण से आरंभ होकर पूर्व की ओर कोसी नदी तक फैली है।
ठीक है। ओके, इसका काल जो मायोशीन, मध्य मायोशीन था, निम्न प्लेस्टोसीन काल माना जाता है। यह बालू, कंकड़ तथा संपीड़नात्मक शैल की मोटी परतों से निर्मित है। अगला, इधर आपको बताना है इस पर्वत क्रम और किस प्रकार के हैं। तो आपको बताना है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हिमालय कैसा है? वलित पर्वत है। सह्याद्री भ्रंशोत्थ है। ठीक है, अभी देखो जैसे हम नहीं पढ़ा था पीछे, राजमहल जो पर्वत पहाड़ी जो है ज्वालामुखी से प्रकार की है। नीलगिरी जो है अवशिष्ट है। ठीक है, नीलगिरी अवशिष्ट प्रकार की आपकी पर्वत श्रृंखला है। अगला कह रहा है कि इधर आपको बताना है चोटियां। ठीक है, तो मध्य भारत में विघ्न पर्वत मिलेगा, तमिलनाडु में नीलगिरी, ठीक है, राजस्थान में अरावली और झारखंड में राजमहल की पहाड़ियां मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। धौलाधर और पीर पंचाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं कहाँ पर? तो धौलाधर और पीर पंचाल के बीच में आपका जो है कुल्लू घाटी भी स्थित है, लघु हिमालय में स्थित है। ठीक है, लघु हिमालय में अवस्थित है। ओके, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार हो जाता है? तो प्लीस्टोसीन या अभिनव जमाव का हिस्सा हो जाता है। सी वाला उत्तर भाई साहब सही हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं पठारी और मैदानी क्षेत्र के, मतलब पठारी और मैदानी क्षेत्र के बारे में इंपॉर्टेंट सवाल आपके क्या क्या बनते हैं वो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। अक्साई चीन जो है किसका भाग हो जाता है? अक्साई चीन लद्दाख का पठार का भाग हो जाता है। लद्दाख पठार अक्साई चीन का भाग है। अक्साई चीन अक्साई चीन क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर भारत और चीन में गहरा विवाद है। वर्तमान समय में इस क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण हो जाता है। दंडकारण्य प्रदेश स्थित नहीं है, कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, बाकी आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आपका इसका विस्तार देखने को मिलता है। दंडकारण्य प्रदेश पूर्वी पठार का भौतिक क्षेत्र है जिसका विस्तार उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है? तो बिहार नहीं है, बाकी उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है। छोटा नागपुर पठार मुख्यतः झारखंड के पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला, सिंहभूम जनपदों तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जनपद को समाहित किए हुए है। इसके अलावा उड़ीसा में महानदी के उत्तर तक इसका विस्तार है और बिहार इसमें शामिल नहीं है। कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ मैदान से संबंधित, बिहार छोटा नागपुर पठार, ठीक है, और महाराष्ट्र वृष्टि छाया प्रदेश, आंध्र प्रदेश मलनाड। तो ये गलत हो जाता है, मलनाड कर्नाटक हो जाता है। मलनाड क्या हो जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश आपका महाराष्ट्र हो जाता है। छोटा नागपुर का झारखंड और छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाता है। छोटा नागपुर का झारखंड, वृष्टि छाया प्रदेश महाराष्ट्र, मलनाड आपका कर्नाटक हो जाता है। ठीक है, अगले बात करते हैं। अगला सवाल, मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का भाग हो जाता है। मेघालय का गंगा सिंधु मैदान के दक्षिण में फैली त्रिभुजाकार क्षेत्र को प्रायद्वीपीय खंड कहा जाता है। मेघालय का पठार एशियाई प्रायद्वीपीय खंड को कहा जाता है। उप भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या, मतलब उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाभर कहा जाता है। भाभर कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भाभर भाभर कहा जाता है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर विकसित है। इस मैदान में हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां बड़ी मात्रा में पत्थर, कंकड़, बजरी आदि का लाकर आपका जमा कर देती हैं। भाभर उदाहरण है, तो भाभर जो है गिरिपद मैदान का उदाहरण है भाभर। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। राजस्थान भारत के वृहद मैदान का विस्तार है। अरावली कारण कहता है अरावली श्रेणियां दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। ठीक है, तो अरावली श्रेणियां जो हैं दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। तो क्या उत्तर हो जाता है आपका? दोनों सही हैं और लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। राजस्थान भारत के वृहद मैदान का विस्तार है तथा अरावली श्रेणियां दक्कन पठार की उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था
उत्तरी पश्चिमी सीमा बनाती हैं। और यहाँ पर बात करते हैं कि अरावली भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है। यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कथन और कार दोनों सही हैं, ठीक है। कौन सा प्राचीनतम भाग है? कौन सा प्राचीनतम भाग है? तो दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे प्राचीनतम भाग माना जाता है। दक्कन का पठार का निर्माण मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस युग में हुआ था, जो इस क्षेत्र में 600 से 3000 मीटर तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। इसके अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ है, ठीक है। अच्छा, चलो यहाँ तक हमने खत्म कर लिया है। और नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, और ये क्या टॉपिक है? इसका टॉपिक का नाम है भाई साहब क्या? अपवाह तंत्र। ओ भैया, अफवाह नहीं, ठीक है, अपवाह तंत्र, अफवाह नहीं है, ठीक है, अफवाह, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम। तो चलिए इस बात करते हैं। पहली आपकी नदी है सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाता है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल भी यह कैलाश श्रृंखला हो जाती है। कैलाश बाबा की जय हो, ठीक है। चलिए, कैलाश पर्वत श्रेणी तिब्बत में स्थित है। इसी श्रेणी में आपका बोखरचू हिमनद से जो सिंधु नदी का उद्गम होता है। भारत में हिमालय की नदियों में यह सबसे पश्चिमी नदी है। इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर, गोमल, द्रास, श्योक, शिगार, कुर्रम, काबुल, गिलगिट, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों से में झेलम और चिनाब के 20% जल का उपयोग कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइम बहुत ज्यादा चर्चा में रोक लिया, झेलम का रोक लिया, सिंधु का रोक लिया, ठीक है। निम्न नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं होता है? तो सतलज का नहीं होता है, बाकी चिनाब, रावी, व्यास सभी का होता है। सतलज नदी तिब्बत के पठार की राकसताल झील से निकलती है, जिसे लांगचेन खम्बान के नाम से जाना जाता है। भारत में प्रवेश करने से पहले 400 किलोमीटर तक सिंधु को समानांतर प्रभावित होती है। शिपकिला तट से भारत में प्रवेश करती है, जबकि व्यास, चिनाब, रावी सभी भारत में इनका उद्गम होता है। कौन सी एक हिमालय की जो तीनों श्रेणियों को आर पार करती है? कौन सी नदी है? सतलज नदी है, हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार करती है। निम्नलिखित में से किसके मध्य में बिस्ट दोआब स्थित है? बिस्ट मतलब व्यास और सतलज के बीच में स्थित है। बिस्ट देख लेते हैं भाई, बिस्ट किसके किसके बीच में? सतलज और व्यास के बीच में स्थित है। बिल्कुल बात सही है। बारी जो है, बारी व्यारी, तो व्यास और रावी के बीच में, रचना चेनाब और रावी के बीच में, चाज दोआब जो है चिनाब और झेलम के बीच में स्थित है। थोड़ा थोड़ा कैसे याद कर सकते हो? बिस्ट देखो, बिस्ट व्यास, व्यास और सतलज के बीच में। बारी देखो, बारी इसमें भी बड़ी की मात्रा, रावी में भी, तो व्यास और आपकी रावी। रचना जो रचना देखो, राशि रावी और चना 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 इसमें आ रहा है चिनाब, ठीक है। तो ये हो गया रावी और चिनाब। चाज जो है चिनाब और झेलम, ठीक है, झेलम के बीच में। और सिंधु सागर दोआब जो है सिंधु और झेलम के बीच में स्थित है। अच्छा, कौन सी नदी कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से नहीं निकलती है? तो सिंधु से नदी नहीं निकलती है तो झेलम नदी। बाकी नुब्रा, हुंजा, अश्कर जो हैं ये आपके कश्मीर के प्रदेश में सिंधु से निकलती हैं, ठीक है। झेलम नदी जिसका नाम विस्तस्ता भी है, उत्तर भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पीर पंजाल की पर्दस्थली में स्थित बेरी नाग यानी झरने से निकल भारत पाक सीमा के लगभग समानांतर बहती हुई पाकिस्तान में झंग के निकट के निकट चिनाब नदी से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां किशन गंगा है इसकी सहायक नदी। किसकी? चिनाब की। किसकी? चिनाब की नहीं, झेलम की, सॉरी। कौन सी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है? तो झेलम नहीं गुजरती। बाकी गंगा, राम गंगा, यमुना ये सभी उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। किशन गंगा एक सहायक नदी है, किसकी है? तो अभी जस्ट पढ़ा गया था, झेलम की आपकी सहायक नदी हो जाती है। कौन सी एक जो एक लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से प्रभावित होती है? सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य में प्रभावित होती है, ठीक है। सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर प्रभावित होती है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण अपवाह तंत्र है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है
भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है। कैसा पश्चिमी नदी तंत्र है? कैसा है भैया? सबसे पश्चिमी नदी तंत्र है, ठीक है, जिसका उद्गम बोखरचू हिमनद से होता है, जो कैलाश पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढाल पर स्थित है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब और अन्य प्रमुख सहायक नदियां झेलम, सतलज, व्यास, रावी आदि हैं। यह तिब्बत, भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान से प्रभावित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ से निकलती है? कैलाश पर्वत से। कौन से हिमनद से? बोखरचू हिमनद से निकलती है, ठीक है। किनके स्रोत बिंदु जो लगभग एक हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन लगभग एक है, तो ब्रह्मपुत्र और आपका सिंधु जो है लगभग एक है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों का उद्गम लगभग एक है। सिंधु नदी व ब्रह्मपुत्र नदी दोनों का उद्गम मानसरोवर लेक के निकट बोखरचू तथा चेमा युंगडुंग ग्लेशियर हिमनदों से होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो तथा भारत में दिहांग तथा ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। किसकी बात हो रही थी भाई? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से, भारत में दिहांग के नाम से, ब्रह्मपुत्र तथा भारत में तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। असम घाटी में प्रवेश करने के पश्चात यह नदी कई द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जिसे आपका असम सरकार द्वारा अब जिसे जिले के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। भारत में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां मानस है, दिबांग है, बूढ़ी दिहांग है, लोहित है, धनश्री है, कपिली है, जिया भरेली है आदि हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां तीस्ता नदी है, जिसके संगम के पश्चात यह पद्मा गंगा में मिल जाती है, जो आगे प्रभावित होते हुए बंगाल का खाड़ी में गिरने से पहले विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा निर्माण करती है। ओम स्वाहा। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। लेह अवस्थित है, तो लेह जो है वो अगर बात करते हैं तो लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। लेह से जो है जिला आपका केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। अच्छा, यह समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर श्रीनगर से 160 मील पूर्व तथा यारनन से 300 मील दक्षिण तथा पर लद्दाख पर्वत श्रेणी के ठीक है। एशिया की सर्वाधिक ऊंची मौसमी वेधशाला भी यहीं पर है। कहाँ पर? तो आपका लेह में है, ठीक है। सिंधु नदी के आपके दाएं तट पर स्थित है। आगे बात करते हैं आपका ब्रह्मपुत्र कहता है कि नदी, ठीक है, किस नदी में? माजुली नदी द्वीप स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे सवाल में बात कर लेते हैं। माजुली नदी द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यह द्वीप असम में स्थित है। कहाँ पर? असम में। फिर कह रहा है कि माजुली को विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की संज्ञा प्राप्त है। 2016 में माजुली को जिले का दर्जा दिया गया। माजुली का शाब्दिक अर्थ होता है पानी से घिरा हुआ क्षेत्र। माजुली विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। ओके, धन्यवाद भाई साहब। अगला अभिकथन और कारण। अभिकथन करा तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बिल्कुल सही है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी सही। दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही कर रहे हैं, ठीक है। नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये स्टेटमेंट में पूछ लेगा, सही पूछा भी गया। इसका सर्वोत्तम उदाहरण तीस्ता नदी है, जो पहले गंगा की सहायक नदी थी, परंतु 1787 के आकस्मिक बाढ़ में तीस्ता नदी अपना मार्ग बदलकर वर्तमान में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र के सबसे पश्चिमी दाहिनी तट की सहायक नदी है, जो कंचनजंगा से निकलकर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से प्रभावित होते हुए आगे बढ़ती है, जिसे रंगपो, रंगीत, सेबक जैसी सहायक नदियां आकर मिलती हैं, ठीक है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी उदाहरण है, तो हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। कैसा भैया? पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरिता उसे कहते हैं जिसका आविर्भाव स्थल खंड के उत्थान के पहले हो चुका है। भारत में सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि नदियों के इसके उदाहरण हैं। कौन कौन? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज आदि जो हैं पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल चेमायुंगडुंग हिमानी है, जो तिब्बत में हिमालय पर्वत की कैलाश श्रेणी में स्थित है।
संकोश नदी सीमा बनाती है, तो संकोश नदी आपका असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, संकोश असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है, यह असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी से असम में मिल जाती है। असम में भारत की सहायता से भूटान में संकोश परियोजना की स्थापना की गई है। भूटान की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना है। ठीक है, कौन सी? संकोश। तो संकोश आपकी असम और पश्चिम बंगाल के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, अगले सवाल पे बात करते हैं। गंगा से संबंधित कौन सी एक नदी है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? तो कौन सी नदी? जोंक नदी आपका है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। जोंक भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। यह महानदी का सहायक नदी है। इसका उद्गम सोनमेरा पठार उड़ीसा से है। इसका प्रवाह क्षेत्र उड़ीसा के नुआपाड़ा और बरगढ़ जिला तथा छत्तीसगढ़ के महासमुंद तथा बलौदा बाजार के क्षेत्र हैं। ठीक है, और पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी इसकी नदी का बेसिन का हिस्सा हो जाती है। विष्णु प्रयाग, विष्णु जो है विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर बनता है। तो आपका धौली गंगा और आपका अलकनंदा के बीच में आपका विष्णु प्रयाग बनता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये देखो मैच कराना है, तो रुद्र आपका जो है रुद्र मंत्र। ठीक है, रुद्र मंत्र मंदाकिनी वाला। ठीक है, इससे संबंधित हो जाता है। नंद जो है कर्ण पिंडो, तो कर्ण पिंडार नदी। ठीक है, देव जो है भगीरथ वाला। ठीक है, अब आपका बचा क्या? नंद तो नंद मंद। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। विष्णु, तो यहाँ पर देखो ना, देवप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी के संगम पर स्थित कर्णप्रयाग, अलकनंदा और पिंडार नदी पर रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, नंदप्रयाग, नंदाकिनी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपका पूछा गया है, अच्छा सवाल क्या पूछा गया है? कौन सा सवाल है? सवाल पूछा गया है देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर है। एकदम बात सही है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, रुद्र मंत्र, ये भी सही है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। ठीक है, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ा पीठ। ये एक चौथा वाला गलत है। 1, 2, 3 वाले पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। गंगा का आरंभ भगीरथ तथा अलकनंदा के रूप में होता है। अलकनंदा की दो धाराएं जैसे धौली गंगा और विष्णु गंगा है। ठीक है, जिनका संगम विष्णु प्रयाग में होता है। आगे प्रभावित होते हुए कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी तथा रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा से संगम करती हैं। देवप्रयाग में भगीरथी तथा अलकनंदा का संगम होता है। ठीक है, जिसके पश्चात संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। भगीरथी का उद्गम गंगोत्री हिमनद गोमुख नामक स्थान से होता है। प्रसिद्ध बद्रीनाथ की घाटी जो हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, अलकनंदा के तट पर स्थित है। और आपका केदारनाथ पीठ को आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में से शामिल नहीं किया गया है। अतः आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चारों दिशाओं में आपके पीठ कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड उत्तर दिशा, द्वारका गुजरात पश्चिम दिशा, जगन्नाथ उड़ीसा में है पूर्व दिशा, और श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिणी दिशा में है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आपका स्थित है कहाँ पर? तो अलकनंदा में स्थित हो जाता है। अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ और मंदाकिनी नदी के तट पर केदारनाथ धाम स्थित है। अलकनंदा पर कौन सा? बद्रीनाथ, और मंदाकिनी पर कौन सा है? केदारनाथ। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, किस स्थान पर भगीरथी और अलकनंदा नदियां परस्पर मिलती हैं? भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, भगीरथ क्या थे? देवता थे। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पर भगीरथी और अलकनंदा मिलती हैं? तो अब कहाँ पर मिलेंगी? देवप्रयाग में मिलेंगी। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा की इनमें से सहायक नदी कौन सी? सोन नदी हो जाती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती है। पटना में गंगा में समाहित हो जाती है। इस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, और
ऐसे इसे स्वर्ण नदी के नाम से भी जाना जाता है। कोसी नदी का स्रोत स्थित है। कोसी नदी माउंट एवरेस्ट के उत्तर में इसका स्रोत स्थित है। ठीक है, कोसी नदी बिहार में माउंट एवरेस्ट के उत्तर से निकलती है। बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी हो जाती है। फरक्का के बाद में गंगा की प्रमुख धारा का नाम क्या जाना जाता है? फरक्का। फरक्का के बाद में गंगा नदी की प्रमुख धारा पद्मा नाम से जानी जाती है। ठीक है, गंगा नदी राजमहल पहाड़ियों के निकट नजदीक फरक्का बैराज से नीचे दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जिसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा की कौन सी सहायक नदी है? नदी के पास उत्तरी धारा है तो सोन नदी। कौन सी सहायक नदी के पास में उत्तरी धारा है? गंगा की कौन सी सहायक नदी है जिसके पास में उत्तरी धारा है? तो सोन नदी। गंगा की सहायक सोन नदी के पास में उत्तरी धारा है। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पहाड़ी से है। मध्य प्रदेश या मध्य उत्तर प्रदेश बिहार में बहते हुए गंगा में मिल जाती है। पटना में आपका मिल जाती है। कौन सी जो है सोन नदी का वास्तविक उद्गम हो जाता है? तो सोन नदी का वास्तविक उद्गम शहडोल जिले में अमरकंटक हो जाता है। ए वाला उत्तर आपका सही हो जाता है। ठीक है, ए वाला सही हो जाता है। किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होता है? तो आपका सोन नदी का आपका जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक होता है। ठीक है, विकल्प में दी गई नदियों का जलग्रहण जो है आपका सोन नदी का सबसे ज्यादा जलग्रहण क्षेत्र है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। निकलकर उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से बहने के बाद में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। और इसकी जो आपकी सहायक नदियाँ हैं कान्हार, गोपत और रिहंद, उत्तरी कोयल आदि। ठीक है, गंगा नदी उदाहरण है। गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का और सिंधु नदी भी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण हो जाती है। ठीक है, देखो ना अभी जस्ट हिमालय से उद्गमित सभी नदियां पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। अपवर्तन के कारण इनके द्वारा गार्ज महाखंड का निर्माण किया जाता है। ऐसी नदियां सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सभी हो जाती हैं। ठीक है, कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? तो कौन सी भी है? कोशी नदी है। ठीक है, कोशी नदी नेपाल में हिमालय के गोसाईथान शिखर से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में प्रवेश करती है। यह नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है और इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किसे? कोसी नदी। कहाँ से निकलती है? गोसाईथान शिखर से। ये कहाँ है? हिमालय में स्थित है और हिमालय में स्थित है नेपाल में। ठीक है, और कोसी नदी कहाँ से? नेपाल से निकलती है। ठीक है, किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर भैया राप्ती नदी के तट पर स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी का उद्गम नेपाल है, बिल्कुल है, जो निचली पर्वत श्रेणियों के युफ्तान नगर से उत्तर से निकलती है या देवरिया जिले के समीप में घाघरा नदी में मिल जाती है। मतलब किसमें? राप्ती किसमें मिलेगी? घाघरा में। यह उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर से होकर बहती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो मैदान में है को चिन्हित करती है। तो गोमती नदी जो है, जो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम आपका मैदान में होता है। ठीक है, गोमती नदी गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है गोमती नदी गंगा की एक ऐसी सहायक नदी है जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, फुलहर लेक से निकलती है या लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर होते हुए गाजीपुर के पास में कैंथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कौन सी नदी ज्वार बनाती है? कौन सी नदी? तो हुगली नदी जो है वो ज्वार बनाती है। हुगली नदी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यह गंगा की एक धारा है जो कोलकाता में बंगाल की खाड़ी से जुड़ती है। बंगाल की खाड़ी का माध्य समुद्र तल और हुगली नदी का तल लगभग समान होने के कारण बंगाल की खाड़ी में उच्च ज्वार की स्थिति बनती है और उसका असर हुगली नदी पर भी होता है, जिस कारण हुगली नदी का जल स्तर ऊपर उठ जाता है और मालवाहक जहाजों के आवागमन में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं यमुना नदी के बारे में, बात कर लेते हैं भाई साहब। यमुना मैया की जय हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि यमुना
नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से पश्चिम से पूर्व वाला क्रम लगाना है। ओ भाई साहब, इतना अच्छा कौन सा सवाल पूछा गया। तो ये हो जाती है आपके पश्चिम से पूर्व, तो चंबल आएगी, फिर उसके बाद में आपका सिंध आएगी, चंबल सिंध बेतवा केन, ऐसे याद कर लो भैया, ठीक है, चंबल सिंध बेतवा केन, हो गया काम। तो यमुना नदी जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की क्रम जो हो जाता है चंबल सिंध बेतवा केन हो जाता है। अगला कथन में दिया गया है दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है, बिल्कुल सही है। यमुना असतत वाहिनी नदी है, तो आपका बिल्कुल यमुना असतत वाहिनी नदी नहीं है, बिल्कुल सॉरी ठीक है, क्योंकि यमुना हिमालय से निकलती है तो हमेशा सतत वाहिनी नदी है, ठीक है। तो यह पर ये पॉइंट गलत है, ठीक है, पहला वाला तो पॉइंट सही है। यमुना नदी का उद्गम आपका हिमालय के हिमाच्छादित श्रेणी बंदरपूछ के निकट यमुनोत्री हिमनद हिमालय से है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी नदी है। इसकी कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है और यह बेसिन क्षेत्र इसका इतना हो जाता है। यह बाईं तरफ से सहायक नदियां इसकी बाईं तरफ से सहायक नदियां टोंस है, हिंडन है। दाहिनी तरफ से सहायक नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, सिंध हो जाती है, चंबल, बेतवा, सिंध। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाने के कारण प्रदूषण, इसका कारण क्या है, प्रदूषण है, ठीक है, प्रदूषण है, ठीक है, ओके। मृत हो जाने का रीजन क्या है, प्रदूषण है। अगला बेतवा नदी मिलती है किसमें, तो यमुना से मिलती है, ठीक है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विघ्न पर्वत श्रेणी से उद्गमित होती है। इसकी लंबाई 480 किलोमीटर है। बस यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश में आकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की अन्य सहायक नदियां केन और चंबल है, केन और चंबल हो जाती है। कौन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है, तो आपका चंबल, बेतवा, बीना केन, ठीक है, चंबल, बेतवा, बीना केन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करता है, ठीक है। कौन सा, चंबल, बेतवा, बीना केन सरिता समूह मालवा पठार को विच्छेदित करती है। मालवा का पठार अरावली और विघ्न श्रृंखलाओं के मध्य में एक लावा निर्मित पठार है, ठीक है। कैसा लावा निर्मित, अब बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में बात किया जाता है। तो पूछा जा रहा है कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी हो जाती है, तो ये महानदी हो जाती है। कौन सी भी है, महानदी। राष्ट्रीय जल आयोग के अनुसार महानदी का अपवाह क्षेत्र जो है 1,41,41,589 वर्ग किलोमीटर। महानदी का उद्गम फरसिया गांव रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं कौन सी नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती। कौन सी नदी जो युग्म है वो भ्रंश घाटी, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो भ्रंश घाटी में बहती। नर्मदा और ताप्ती नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहता है। नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर बहती है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नर्मदा सबसे बड़ी नदी हो जाती है। किसमें गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, ठीक है। कौन सी, ताप्ती नदी। यह महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात से होकर बहती है। यह सतपुड़ा अजंता पर्वतों के बीच में भ्रंश घाटी में प्रभावित होती है। किसके किसके बीच में, ताप्ती नदी जो है सतपुड़ा और अजंता के पर्वतों के बीच में बहती है। किसके किसके, सतपुड़ा और अजंता के बीच में बहती है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है धड़ाम से, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब कहते हैं नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, बिल्कुल नहीं करती है, ठीक है। यह एक भ्रंश घाटी से बहती है, तो ये वाला पॉइंट आपका सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का करती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। यह भारत की पश्चिम वाहिनी नदियों में से सबसे प्रमुख है और यह, ठीक है। अगला, कौन सी रिफ्ट घाटी से बहती है, तो आपकी कौन सी, नर्मदा नदी जो है रिफ्ट घाटी से बहती है। नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य में स्थित कौन सी है, तो सतपुड़ा नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां, ठीक है। अच्छा, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। यह पर्वत श्रेणी पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से प्रारंभ होकर महादेव और मैकाल पहाड़ियों के रूप में छोटा नागपुर पठार के
पश्चिमी सीमा का विस्तार है। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। नर्मदा नदी कुछ प्रभावशाली महाखड्डों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे भव्य है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात। जबलपुर से पश्चिम की ओर बढ़ते हुए यह नदी विघ्न तथा सतपुड़ा के पर्वत श्रेणियों के बीच में एक भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। इस नदी की घाटी में समृद्ध जलोढ़ निक्षेप होते हैं। ठीक है, यह भरूच से आगे चौड़ी हो जाती है और 27 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनकर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ताप्ती कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सतपुड़ा और ताप्ती जो है सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य पूर्व से पश्चिम की ओर भ्रंश घाटी में आपकी प्रभावित होती है। सूरत शहर के नीचे एक मुहाना बनाती है, खंभात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा ताप्ती नदियां द्वारा घिरे हैं। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा घिरे हैं, तो सतपुड़ा पहाड़ियों द्वारा घिरे हैं। ठीक है, जस्ट अभी ऊपर भी कहा गया था। कौन नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में जल विभाजक का निर्माण करती हैं? तो आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणियां जो है जल विभाजक का निर्माण करती हैं। भारत में भ्रंशन घाटी में बहने वाली नदी कौन सी? नर्मदा और ताप्ती हो जाती हैं। कौन सी नदी का ज्वारनद मुख बनाती है? नर्मदा और ताप्ती बनाती हैं। ठीक है, नर्मदा प्रभावित होती है। नर्मदा आपका सतपुड़ा और विघ्न पर्वत श्रेणी के मध्य में प्रभावित होती है। किसके किसके? सतपुड़ा और विघ्न श्रेणी के मध्य में प्रभावित होती है। निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन सी दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है? नर्मदा किसके किसके? सतपुड़ा और विघ्न पर्वत श्रेणी के मध्य में बहती है। ठीक है, अब बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में। कौन सी नदी मुल्ताई के पवित्र तालाब टैंक से निकलती है? तो आपकी कौन सी है? ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। इसी श्रेणी के समानांतर 724 किलोमीटर की लंबाई में पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यह सतपुड़ा तथा अजंता पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी पूड़ा और ताप्ती। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। भारत की कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? तो ताप्ती जो है पश्चिमी घाट से भाई साहब नहीं निकलती है। निकलते फिर कहाँ से है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और भ्रंश घाटी में प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। जबकि गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित प्रत्रंबक पहाड़ियों से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी मतलब कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल पूछा गया है। प्रायद्वीपीय भारत की केवल दो प्रमुख नदियां नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। ये नदियां भ्रंश जनित हैं। दोनों चीजें आपको सही लग रही हैं और यहाँ पर सही व्याख्या भी की जा रही है। ठीक है, हिमालय नदी तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय नदी तंत्र अधिक पुराना है। ठीक है, ये स्टेटमेंट अगर में पूछा जा सकता है तो आपको सही करना है। हिमालय के उत्थान के समय में नर्मदा और ताप्ती नदियां भ्रंश घाटियों में बहती हैं। हिमालय के उत्थान के समय, ठीक है, अच्छा भ्रंश घाटी में बहने के कारण ही सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। ठीक है, कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो भ्रंश घाटी से आपका ये हो जाती है ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से प्रभावित होकर होने वाली पश्चिम भारत की नदी है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई पहाड़ी से निकलकर सतपुड़ा पर्वत तथा अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पटाता सूरत के मैदान को पार करती है। यह अरब सागर में गिरती है और यह भारत की उन नदियों में सम्मिलित है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, किससे कहाँ से बहती हैं? तो ये बहती है पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एस्चुरी बनाती है? तो नर्मदा और ताप्ती जो है नदियां एस्चुरी बनाती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो ताप्ती नदी हो जाती है। ठीक है, किस नदी का उद्गम मैकाल रेंज हो जाती है? मैकाल रेंज नहीं है। ठीक है, मैकाल रेंज नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि ये अगर बात करते हैं ताप्ती नदी का अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मुल्ताई पहाड़ी से हो जाता है। ठीक है, तो ये सतपुड़ा से निकलती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है, मैकाल रेंज से नहीं। मैकाल से महानदी
नदी, सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आगे। अगला है गोदावरी नदी। किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र हो जाता है? तो गोदावरी गोद में सबसे ज्यादा ऐसे गोदावरी नदी जो है नासिक जिले महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिम से 64 किलोमीटर दूर त्र्यंबक नामक स्थान की एक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा भी किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। जबकि कृष्णा, महानदी, नर्मदा के लंबाई जो है क्रमशः इतनी ऐसा नहीं कुछ पूछा जाता है आपका। गोदावरी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी भी हो जाती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाती है? गोदावरी हो जाती है। चलिए अगले सवाल पे, कौन सी जो जिन राज्यों से होकर गोदावरी बहती है, तो आपका गोदावरी कहाँ कहाँ से बहती है, तो ये आपको बताना है। तो देखो, गोदावरी जो है वो अगर बात करते हैं, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, या गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। उपयुक्त विकल्पों में से आधार पर महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी गुजरती है। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के विभाजन के बाद तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ से भी गोदावरी गुजरती है। वर्तमान में गोदावरी नदी महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। कैसे कैसे? तो महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है इसका विस्तार। ठीक है, नासिक अवस्थित है, तो नासिक आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम नासिक जिले से होता है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। नासिक का कुंभ गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है। गोदावरी नदी को आयु, आकार और लंबाई के कारण बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा या बृहद गंगा भी के नाम से भी जाना जाता है। नासिक का कुंभ आपका किस पे होता है? तो गोदावरी नदी के तट पर होता है। ठीक है, दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कौन सा एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तेल नहीं है। ठीक है, बाकी भीमा है, ढान है, तुंगभद्रा है, ये सब आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी हो जाती है। ठीक है, ओके भाई साहब। कृष्णा नदी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कालेश्वर के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व दिशा में 1401 किलोमीटर की लंबाई में बहती है। ठीक है, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूशी इसके प्रमुख सहायक नदियां हैं किसकी? कृष्णा की। जबकि तेल नदी जो है महानदी की हो जाती है। ठीक है, महान लोग तेल लगाते हैं, ऐसे याद कर लो। तुंगभद्रा एवं भीमा जो नदियां हैं सहायक नदियां हो जाती हैं, कृष्णा की हो जाती हैं। ठीक है, कृष्णा की हो जाती हैं। कृष्णा नदी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित हो जाता है? कृष्णा नदी जल विवाद आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र से संबंधित हो जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से संबंधित हो जाता है। कृष्णा नदी से संबंधित आपका बताना है यहाँ पर। ठीक है, और कौन से पॉइंट आपके सही है? ठीक है, तो कौन से आपके सही है? तो कह रहा है कि कृष्णा नदी जो है कृष्णा पूरब की ओर प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी है। गलत है ये। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इसके बेसिन क्षेत्र के हिस्से हैं। हाँ, ये तो सही है। ठीक है, पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी, ये गलत है। नागार्जुन सागर कृष्णा की नदी पर एक बहुउद्देशीय परियोजना है, तो ये सही है। 2 और 4 आपके सही है। चलिए देख लेते हैं। कृष्णा नदी के उद्गम जो है महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग में स्थित महाबलेश्वर चोटी से है। ठीक है, और यह महाराष्ट्र जब भी नदी से नहीं पढ़े थे कृष्णा जल विवाद जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्यों में दक्षिण पूर्व दिशा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यानी पूरब में गिरती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, जिसका उद्गम नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से होता है। पूर्णा कृष्णा की सहायक नदी न होकर गोदावरी की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि हगरी सहायक नदी किसकी है? तो तुंगभद्रा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बहती है, जिसका दूसरा नाम वेदावथी है। इन दो नदियों से मिलकर बनी है वेदा और अवथी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्वी भाग से निकलती है। चलिए भाई साहब, कावेरी नदी की बात करते हैं। ठीक है,
कह रहा है कि अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी जो किसकी सहायक नदियां हैं, तो कावेरी की सहायक नदियां हो जाती हैं। अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, होनू, हूल, सिमशा, हिरंगी, अर्कावती, सुवर्णवती और लोक पावनी कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी का उद्गम हो जाता है, तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से हो जाता है, पहाड़ियों से। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से बहती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। शिवसमुद्रम जलप्रपात इसी पर है। श्रीरंगपट्टनम द्वीप इसी नदी द्वारा निर्मित है। दामोदर नदी की बात करते हैं। कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रचलित है, तो ये आपकी दामोदर नदी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रचलित है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से पलामू पहाड़ी से निकलने वाली दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। आसनसोल के समीप या पश्चिम बंगाल के डेल्टा भाग में प्रवेश करती है। रूपनारायण नदी के जल को ग्रहण करते हुए या हुगली नदी में विलीन हो जाती है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। बंगाल का शोक भी कहते हैं। किसको कहते हैं, तो ये जस्ट अभी किसको पढ़ा गया था, दामोदर नदी को। कोनार, बराकर, जमुनिया, बारकी ये सब इसकी सहायक नदियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो आपका दामोदर हुगली की सहायक नदी है। ठीक है, दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर से पठार से निकलती है। ठीक है, दामोदर जी हैं छोटे हैं, दामोदर छोटे हैं। कोनार, जमुनिया, बराकर आदि इसकी जमुनिया, कोनार सहायक नदियां हैं। पहले इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। कोलकाता बंदरगाह पूर्व का लंदन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, किस पर, दामोदर नदी के तट पर। भारत की नदी भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है, तो ये दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण से जैविक मरुस्थल कहा जाता है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी है गिरिडीह तथा दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। ठीक है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। हाँ, मानी जाती थी। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है, निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा होता है। तो आपका क्या सही है, दोनों पॉइंट सही है और दोनों सही से व्याख्या भी करते हैं। दामोदर नदी जो है, दामोदर नदी घाटी कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कही जाती थी। इसका कारण था कि दामोदर नदी अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है और तथा निचले भाग में बहाव बहुत धीमा होता है। महानदी के बारे में, कौन सी आपका उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है, तो ये हो जाती है महानदी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। महानदी जो है इसका यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा पहाड़ी से निकलकर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई कटक के निकट बड़ा डेल्टा बनाती है। भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, पश्चिमी घाट से नहीं निकलती, तो महानदी। बाकी कृष्णा, गोदावरी, वैगई ये सब आपके पश्चिमी घाट से निकलती हैं। महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के सिहावा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, और गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले से होकर निकलती है। एवं प्रायद्वीपीय नदियों में यह सबसे लंबी नदी है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास में एक झरने से निकलती है। महाराष्ट्र कर्नाटक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले यह 1401 किलोमीटर की दूरी तय करती है। वैगई नदी पश्चिमी घाट से निकलती है। कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो देखो महानदी और तेल नदी ये आपके सही हो जाते हैं। तेल जो महानदी की सहायक नदी है, बाकी बनास जो चंबल की है, भीमा कृष्णा की है, इंद्रावती आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। अब बात करते हैं अन्य नदियों के बारे में। कुछ थोड़ी छोटी नदियां हैं वो आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी आपकी ताप्ती नदी, हिमालय पार नदी जो है वो सतलज नदी, वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। देखो मैच कराना है, मतलब सभी को एक ही में लपेट लिया गया है। ठीक है, कौन सी नदी हिमालय पार ट्रांस हिमालयन नदी है, वो सतलज नदी हो जाती है। जस्ट अभी पढ़ा गया था सतलज।
और सतलज उत्तर भारत में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। इसका उद्गम हिमालय पार यानी ट्रांस हिमालय से मानसरोवर से निकलकर राकसताल से होता है। यह नदी भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में इस नदी का भाखड़ा नागल बांध बनाया गया। इस पर बांध के पीछे एक विशाल जलाशय का निर्माण किया गया जो गोविंद सागर जलाशय के नाम से भी जाना जाता है। किस पर है? सतलज नदी पर। शाबाश। अगला, कौन सी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो आपकी कौन सी नदी है? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले से के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात राज्य से होते हुए खंबात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। माही नदी की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही कहाँ से निकलती है? माही मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। चंबल, बेतवा, केन, यमुना की सहायक नदियां हैं। तो ये तो बात सही है। उक्त तीनों नदियों में चंबल की सबसे बड़ी नदी है। अच्छा, किसके बारे में चर्चा हो रही? अच्छा, और दक्षिण से गंगा नदी में 2 सहायक नदियां टोंस और सोन आकर मिलती हैं। इन 2 नदियों में टोंस सबसे बड़ी नदी है। तो आपका पूछा क्या गया, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो चौथा वाला भाई साहब गलत है। ठीक है, बाकी तो आपके सारे पॉइंट आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, चंबल, बेतवा, केन, यमुना की सहायक नदियां हैं। ये तो बात सही है, लल्लन टॉप है। इन तीनों नदियों में चंबल नदी सबसे बड़ी है, जबकि बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। केन नदी की 427 है। दक्षिण से गंगा नदी में जो सह नदियां टोंस और सोन नदी आकर मिलती हैं। दोनों की नदियों में सोन नदी बड़ी है। ठीक है, चलिए अगला, किस नदी के ऊपरी भाग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारा जल मिलता है? तो लूनी नदी हो जाती है, लूनी नदी में। ठीक है, लूनी नदी से सवाल आपके कुछ बनते हैं। क्या बनते हैं? या राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिणी पश्चिम में अरावली श्रेणी में स्थित नाग पर्वत से निकलती है। और भैया नाग, ठीक है, यह कच्छ के रन में विलुप्त हो जाती है। लूनी के ऊपरी भाग में मीठा जल तथा निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है। यह लवणकारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। किस नदी का गो मोरी बिंदु डेल्टा किस डेल्टा का उपभाग है? तो आपका ये हो जाता है बंगाल डेल्टा का उपभाग हो जाता है, मोरीबल डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कृष्णा की सहायक नदी भीमा हो जाती है। ठीक है, यमुना की कौन सी हो जाती है? यमुना की सोन नदी हो जाती है। नहीं, सॉरी, गंगा सोन नदी आपकी गंगा की हो जाती है, कृष्णा की भीमा हो जाती है, गोदावरी की मंजीरा हो जाती है, यमुना की केन हो जाती है। अब तो सही लल्लन टॉप मिला दिया हमने, कोई बात नहीं है। ठीक है, यमुना की केन जो यमुना की सहायक नदी, कृष्णा भीमा, फिर मंजीरा गोदावरी, फिर सोन जो है आपकी गोदावरी, सोन गंगा की सहायक नदी हो जाती है। इंदिरा गांधी नहर जल का स्रोत क्या है? इंदिरा गांधी नहर जल का स्रोत क्या हो जाता है? सतलज और व्यास हो जाता है। ठीक है, सतलज और व्यास, 1 और 2 सही है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम राजस्थान नहर था। ठीक है, यह नहर सतलज और व्यास नदियों के संगम पर निर्मित हरिके बैराज से निकलती है। ठीक है, निकाली गई है। यह नहर पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, और कहाँ से निकाली गई? हरिके बैराज से निकाली गई। इस नहर का उद्घाटन 30 मार्च 1958 को हुआ, जबकि 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। ठीक है, ओके, इसको पानी की आपूर्ति कहाँ पंजाब और राजस्थान को पानी की आपूर्ति प्रदान की जा रही है। ठीक है, कौन सी मन्नार की खाड़ी में गिरती है? तो वैगई नदी जो है मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, वैगई नदी जो है तमिलनाडु राज्य की मदुरई जिला के वर्षाद नद पहाड़ी से निकलकर मदुरई, रामनाथपुरम आदि जिलों से प्रवाहित होते हुए मंडपम के पास में मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ओके, दूधगंगा नदी किसमें अवस्थित है? दूधगंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूधगंगा नदी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्य में भी अवस्थित है। इस प्रकार ए और सी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने ए को माना है, मतलब किसको माना है? जम्मू कश्मीर को माना है।
कौन सी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी आपका हो जाता है, ये आपका चंबल नदी हो जाता है। चंबल नदी अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित अफवाह प्रतिरूप में नदियां अपनी ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का अध्यारोपण निचली संरचना में करती हैं। ध्यातव्य है कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से महू के समीप जनापाव ठीक है, जनापाव पहाड़ी से होता है। ठीक है, भारत की पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि वे छोटे प्रवाह क्षेत्र से अपेक्षाकृत कठोर चट्टान पर प्रभावित होती हैं। तो दोनों बात सही आपका हो जाता है। ठीक है, दोनों सही हो जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों का उद्गम जो है पश्चिमी घाट से ही होता है। किससे होता है? पश्चिमी घाट से होता है। मतलब क्या? इधर से होता है। ठीक है, इधर से होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां लंबे मार्ग का अनुसरण करती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कठोर चट्टानों से होकर प्रवाहित होकर वे छोटे मार्ग का अनुसरण करती हैं और ये नदियां इसी कारण डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्मज्जन तथा निमज्जन की घटनाओं के कारण प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम से लगा अरब सागर का भाग निमज्जित हो गया है। ठीक है, जहाँ खड़े कगार का निर्माण होता है, यहाँ नदियों का निक्षेपित मलबा सागरीय लहरें बहा ले जाती हैं, डेल्टा नहीं बन पाता है। यहाँ पर नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है, अच्छा, दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो दक्षिण भारत का जो नदियाँ हैं वृक्षनुमा जो है वो आपका अपवाह तंत्र बनाती हैं। दक्षिण भारत की नदियाँ मुख्य रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं और पादपात तथा वृक्षरूपा अपवाह तंत्र का विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट शैल वाले चौड़े तथा सपाट विस्तृत भाग पर होता है। यह प्रवाह देखने पर वृक्ष के तने तथा शाखाओं के समान लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो अहमदाबाद साबरमती सही है, कोटा चंबल नदी सही है, नासिक गोदावरी सही है, हैदराबाद मूसी मुशरिया ठीक है, मूसी नदी। ठीक है, अगला बात करते हैं कौन सा सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित कर लेते हैं। तो कटक जो है कटक महानदी हो जाती है। ठीक है, उज्जैन शिप्रा नदी हो जाती है, नासिक जो है नासिक गोदावरी हो जाती है, लुधियाना सतलज हो जाता है, लुधियाना पंजाब। ठीक है, देख लेते हैं क्या सही है। लुधियाना सतलज है, उज्जैन शिप्रा है। ठीक है, कटक महानदी है, बिल्कुल सही। लल्लन टॉप, क्या बात है, लग गया। चलिए, हिमालय से कथन करें, हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी हैं, बिल्कुल सही है। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो क्या सही है? तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां हमेशा हमेशा जल बना रहता है, क्योंकि इनका उद्गम हिमानियों से होता है, जो ग्रीष्म काल में भी इन्हें जल प्राप्त करती हैं। साथ ही हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश वक्त दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु आपका सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है कि नदी और सहायक नदियाँ, तो भीमा किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी सोन नदी हो जाती है। ठीक है, फिर आपका यमुना की आपकी केन हो जाती है। गोदावरी की मंजीरा हो जाती है। गोद में मंजीरा रखना चाहिए। ठीक है, गोद में मंजीरा रखना चाहिए। अच्छा, अगला सवाल पूछा गया है, प्रायद्वीपीय भारत की कथन कर। प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। तो ये तो बात सही है, नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से बहती हैं, तो दोनों आपके सही हैं। ठीक है, तो क्या सही से व्याख्या भी कर रही हैं? तो हाँ, सही से व्याख्या भी कर रही हैं। प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती विभ्रंश घाटी में प्रभावित होकर अरब सागर में गिरती हैं। निम्नलिखित नदियों के घाटों में उनके जल का अभाव किनमें जल का अभाव है? अच्छा, किनमें जल का अभाव है? तो आपका साबरमती घाट और आपके ताप्ती घाट ये और दो आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व होता है। कैसे भैया? पश्चिम से पूर्व होता है। नदियों का प्रवाह कैसे होता है? पश्चिम से पूर्व होता है। दक्कन पठार पूर्वी और पश्चिमी घाटों से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसका उत्तरी छोर विघ्न रेंज है। दक्कन पठार का ढाल सामान्यतः पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है।
जिसमें नदियों का प्रवाह पश्चिम से होता है, पश्चिम से पूर्व होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी है, गलत बात है। ठीक है, यही तो सही नहीं है। बाकी उकाई डैम ताप्ती नदी पर है। दूर लंबी पर्वतीय घाटियां हैं, सही। कोरोमंडल तटीय मैदान मालावर तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है, तो ये बात सही है। ठीक है, तीस्ता नदी का उद्गम सिक्किम राज्य में स्थित पहुनरी ग्लेशियर से हुआ है। ठीक है, तीस्ता नदी यह दक्षिण को प्रभावित होती हुई बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, या ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी हो जाती है। कौन सी? तीस्ता नदी। ठीक है, उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पर बनाई गई है। लघुता शिवालिक पर्वतमाला के मध्य पश्चिम में पाई जाने वाली घाटियों को दून तथा पूर्व की घाटियों में द्वार जैसे हरिद्वार। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल तट तथा पश्चिमी तटीय मैदान को मालाबार की तुलना में अधिक चौड़ा है। ठीक है, अगला बात करते हैं यहाँ पर ये क्या लिखा गया है। अच्छा, इधर डैम लिखे गए हैं, इधर आपको मैच कराना है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, नागार्जुन सागर जो है वो आपका सलाल डैम किस पर? चेनाब नदी पर। थीन डैम, थोड़ा इसको देखते हैं भाई। सलाल डैम चेनाब नदी पर सही है। थीन डैम आपका रावी नदी पर है। ठीक है, काकरा पर तापी नदी पर। नागार्जुन सागर आपका कृष्णा नदी पर स्थित हो जाता है। ठीक है, कृष्णा नदी पर। थीन वाला किस पर? रावी नदी। काकरा पर जो गुजरात में, तापी नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर हो जाती है। ठीक है, कौन सा जोड़ा गलत है? ठीक है, कौन सा जोड़ा भाई साहब गलत है? ठीक है, तो देख लेते हैं। कोटा चंबल सही है। नर्मदा जो है जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर, कटक महानदी। और भुवनेश्वर जो है वो आपका महानदी नहीं है। ठीक है, यही गलत हो गया। तो अगर बात करते हैं, भुवनेश्वर किसी भी नदी के तट पर नहीं है। ठीक है, ओके। अगला, कौन सी एक नदी मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा एक है? तो ये गोविंद घाट जो है मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। ठीक है, बाकी गौरीकुंड, रामबाड़ा और गुप्त काशी ये सब कोई स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर नगर दिए गए हैं और इधर आपको मैच कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं, श्रीनगर आपका झेलम नदी के तट पर हो जाता है। ठीक है, डिब्रूगढ़ असम में तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाता है। ठीक है, फिर फिर जबलपुर हो जाता है। जबलपुर नर्मदा नदी हो जाता है। ठीक है, और फिर बचा क्या? ये संबलपुर महानदी। ठीक है, देख लेते हैं ये पर सही है क्या? बिल्कुल सही है। श्रीनगर, झेलम, जबलपुर नर्मदा। ठीक है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र और आपका संबलपुर आपका महानदी हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल, यहाँ पर घाट दिए गए हैं, इधर आपका स्थान दिए गए हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर मैच कराना है। तो घाटी नगर जो है देहरादून में हो जाता है। संगम नगर टेहरी। ठीक है, टेहरी डैम। अच्छा, गेट नगर ऋषिकेश। और कटक जो है नगर मंसूरी को कहा जाता है। ठीक है, मंसूरी को। यहाँ पर नगर दिए गए हैं और इधर आपको मैच कराना है। तो आपका गोरखपुर राप्ती नदी हो जाता है। ठीक है, और कानपुर गंगा नदी। ठीक है, और आगरा यमुना नदी। ठीक है, आगरा यमुना नदी। और फिर आपका फैजाबाद जो सरयू नदी हो जाता है। ठीक है, सरयू नदी हो जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा सही है क्या? सरयू नदी फैजाबाद सही है। कौन सा नगर नदी तट पर बसा नहीं है? कौन सा शहर है जो आपका? भोपाल शहर है, नदी तट पर बसा हुआ नहीं है। बाकी तो आपके सभी सही है। देखो, अहमदाबाद जो साबरमती के तट पर, कटक जो है महानदी के तट पर, गोरखपुर ताप्ती नदी के तट पर स्थित हो जाता है। कौन सा नगर लूनी नदी के किनारे स्थित है? लूनी आपका अजमेर नदी के तट पर, अजमेर जो है लूनी नदी के तट पर स्थित हो जाता है। अजमेर से लूनी नदी के किनारे स्थित है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। ध्यान रखना, स्टेटमेंट को पूछ सकता है। इस नदी में अत्यधिक लवणता के कारण इसका जल सिंचाई योग्य नहीं है। पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान के अजमेर से निकटकर अरावली श्रेणी के नाग पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, इसलिए। ठीक है, चलो, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो आपका अयोध्या घाघरा नदी के तट पर स्थित है, जिसे सरयू कहते हैं, सरयू। ठीक है,
अयोध्या घाघरा यानी सरयू नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सरयू नदी को घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा भैया, यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो अपने उद्गम स्थान से लगभग 1080 किलोमीटर बहती हुई बलिया और छपरा के बीच में गंगा नदी में मिल जाती है। इसे काली नदी या शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। वो ये कितने नाम दे रखे हो उसके, ठीक है, कितने नाम दे रखे हो। चलिए दोस्तों, यहाँ तक कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और यहाँ नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा, कौन सा चैप्टर, 4 नंबर का चैप्टर होगा, तटीय भाग एवं द्वीप समूह, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आपको। ठीक है, और आपको वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच।